साथी डॉक्टर एंथनी राजू एडवोकेट। इस वीडियो का आज का जो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि अगर हम दहेज हत्या आईपीसी 304B या आईपीसी 376 बलात्कार के केसेस या आईपीसी 498A दहेज उत्पीड़न के केसेस या आईपीसी 306 आत्महत्या को उकसाने वाले केसेस या पॉक्सो जैसे केसेस, यौन शोषण, बच्चों का यौन शोषण। तो आज आप देख रहे हैं मैं एक कैजुअल ड्रेस में हूं क्योंकि कोर्ट की छुट्टी चल रही है, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को आपके लिए बनाया जाए। अब ये ऐसे गंभीर मामले कि अगर गलती से इसमें आप फंस जाएं या आपके ऊपर कोई झूठे केस, झूठे मुकदमे आपसी रंजिश के कारण या परिवार में एक कलह के कारण अगर आपके ऊपर मर दिए जाते हैं, गढ़ दिए जाते हैं, तो आपकी बेबसी क्या है, आपकी लाचारी क्या है, ये एक अधिवक्ता होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते मैं समझ सकता हूं। मैं आपसे बस गुजारिश करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल बटन बिल्कुल दबाएं, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि जो हिंदुस्तान के जो बेसिक कानून है उसके ऊपर ये वीडियो होती है। जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं इन मामलों के ऊपर, उनको एक सिंपल और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। साथियों, बहुत लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि जनाब हम लोग इन गंभीर धाराओं के तहत हमारे खिलाफ मुकदमे हो चुके हैं सर, हम क्या करें, हम परेशान हैं। मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपके ऊपर इस टाइप के झूठे मुकदमे आपके ऊपर लगाए गए हैं और आपको मालूम है कि ये झूठे मुकदमे हैं, क्योंकि आपसे अच्छा तो कोई समझ नहीं सकता इसके बारे में ना, और अगर आपको मालूम है कि ये झूठे मुकदमे हैं आपके ऊपर, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी पैसे का लेन देन करने की जरूरत नहीं है किसी के साथ भी। ये एक अहम बात मैं आपसे कर रहा हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे करने जा रहा हूं कि जब भी कभी इस मामलों में आप फंस जाए तो हमेशा एक अच्छे वकील से अपनी बात को रखें, एक अच्छे वकील से अपनी बात को समझने की कोशिश करें, एक अच्छे वकील से आप संपर्क करें, एक अच्छे वकील से आप अपनी बात को साझा करें। मैं एक अच्छे वकील की बात कर रहा हूं, एक समझदार वकील की बात कर रहा हूं। इस चीज को आप अपने जहन में उतार लीजिए, और सबसे ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा घिनौना अपराध अगर आपके खिलाफ लिखा जाता है
तो आप अपने साक्ष्य पे काम करें, आप अपने एविडेंस पे काम करें, अपने विटनेसेस पे काम करें। और एविडेंस कैसे कलेक्शंस करने हैं, कैसे आपको अपनी चार्जशीट पे काम करना है, कैसे आपको अपनी एफआईआर पे काम करना है, कैसे आपको अपने विटनेसेस पे काम करना है, इसका तरीका आप मेरे से पूछ के बात कर सकते हैं। मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूंगा। कई बार ऐसे केस, अभी मेरे पास रिसेंटली एक केस आया है, एक पॉक्सो का केस, बिहार का केस है ये, जिसमें 12 साल की लड़की से ये बयान दिलवाए गए हैं 164 में। वो लड़की ने मेडिकल नहीं कराया अपना, 164 में उससे ये बयान कराए गए। और वो लड़की बताती है कि वो रात को 10 बजे सरस्वती पूजा देखकर आ रही थी। बट हमारी टीम जब वहां पहुंची तो हमें पता लगा कि वहां पे रात को 10 बजे कोई सरस्वती पूजा थी ही नहीं। और अपने एक बयान में उसने कहा है कि वो सुबह 10 बजे अपनी बहन के घर से आ रही थी और इस लड़के ने मुंह दबाकर मेरे साथ गलत काम किया, छत पे ले जाके। अब जिस छत की वो बात कर रही है, वो छत पे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। मैं आपको झूठे केस की बात करूं कि झूठे केस कैसे पकड़े जाते हैं। ये केस को मैं कर रहा हूं और इसमें हमने उस जो लड़का 2 साल से बंद था उसकी जमानत कराई है और ये केस को हम क्वैश करवाएंगे, खत्म कराएंगे। लड़की के जो बयान है, जो बदलते हुए बयान है, उसमें साफ क्लियर हो गया कि ये एक झूठा मुकदमा है आपसी रंजिश के कारण। अब एक केस मेरे पास 304B का है, ये मध्य प्रदेश का केस है और उसमें उस शख्स को सजा हो चुकी है। सिर्फ सोचिए, अब ये केस हमारे पास आया है और इस सजा पे हमने रोक लगाने की कोशिश करी और कामयाब हो रहे हैं। उसमें सिर्फ एक चीज हम पकड़ पाए, जो उस महिला के परिवार वाले थे, उन्होंने ये एफआईआर में लिखवाया कि सुबह 4 बजे हमारी लड़की को पीटा गया, मारा गया और उसको फांसी पे लटका दिया, फंदे पे लटका दिया। बस यही पॉइंट हमने एफआईआर से पकड़ लिया, चार्जशीट से पकड़ लिया। और हमने कोर्ट से जानने की कोशिश करी। जब हमने क्रॉस करा, हमने पूछा कि आपको कैसे पता कि 4 बजे मार पिटाई हुई है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर हमने उनसे पूछा कि 4 बजे अगर आप कहते हैं मार पिटाई हुई है, तो आपको कैसे पता कि मार पिटाई करने के बाद उसको फंदे पे लटकाया गया है। और ये पूरा का पूरा जो केस है ये धराशायी हो गया। और पूरे केस को क्वैश कराने के लिए, सजा पे रोक लगाने के लिए हम अपनी पिटीशन लगा रहे हैं और हम कामयाब उसमें जरूर होंगे साथियों। ऐसी एक रेप का मामला हमारे पास आया। उस महिला ने उस शख्स के ऊपर रेप का मामला लगाया। वो उससे पैसा ऐंठना चाहती थी, फेसबुक के थ्रू दोस्त बने और वही लड़की जो थी होटल बुक करती थी, वही लड़की उसको बुलाती थी, वही रूम में उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती थी। ये कोर्ट में हमने साबित कर दिया। इस एफआईआर को भी हम क्वैश करवाने में कामयाब हुए हैं, मुकदमा खत्म करने में कामयाब हुए हैं। तो बहुत सारे एविडेंस साथियों ढूंढे जाते हैं, डरना नहीं होता है, क्योंकि जब आपको पता है कि आपने अपराध करा नहीं तो डर किस बात का है। गिरफ्तारी का डर है, कोई बात नहीं, बट ऐसे लोगों को छोड़ना भी नहीं है जो आपके खिलाफ साजिश रचते हैं या आपके खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर करते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी परेशान है।
अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक शख्स को बरी करा 20 साल के बाद, एक बलात्कार के मामले में, एक पॉक्सो के मामले में। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों को बरी करा एक हत्या के मामले में, क्योंकि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले। और ये सजा जो मैंने देखी है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सजा जो हो जाती है ये कई बार हकीकत है, कई बार कि जो हमारे वकील या एडवोकेट होते हैं वो आपकी बात को ढंग से जजेस के सामने नहीं रख पाते, या वो जो बात करने जा रहे हैं वो अपने क्लाइंट के साथ बात नहीं करते या आपके साथ बात नहीं करते। रटी रटाई चीजें जो है वो कोर्ट और जजेस के सामने बोलते हैं, और कोर्ट भी जान जाती है, समझ जाती है, इसलिए वो रिजेक्ट कर देते हैं। और कई बार आप देखते हैं एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाती है, रेगुलर बेल रिजेक्ट हो जाती है, क्वेश्चन नहीं होती है। और मैं दावे के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ऐसे घिनौने अपराधों में, ऐसे गंभीर अपराधों में हमेशा आपको अच्छे वकील रखने चाहिए जो आपकी बात को समझ सके, आपकी बात को जजेस के सामने ढंग से रख सके। और क्योंकि ये आप जानते हैं कि आपने वो अपराध करा ही नहीं है, तो उसको कैसे जजेस के सामने रखना है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और उसमें मेहनत लगती है साथियों। हवा में बात नहीं होती है साथियों, उसमें चार्जशीट पे स्टडी की जाती है, एफआईआर पे स्टडी की जाती है। कई बार क्लाइंट का आपका इंटरव्यू लिया जाता, आपसे बातें निकलवाई जाती हैं। कई बार हम लोग तो, जो हमारी टीम है, हम लोग तो स्पॉट पे भी जाते हैं, जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट होता है वहां हम जाते हैं, हमारी टीम जाती है। और कई बार हम जो 161 के बयान होते हैं उस पर अपनी निगाह गड़ा के देखते हैं, चार्जशीट को भी हम शक की निगाह से देखते हैं। हम जो विटनेसेस होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, जो एफआईआर लिखी जाती है उसको भी हम शक की निगाह से देखते हैं, जो 164 का बयान होता है उसको भी हम शक की निगाह से देखते हैं। अगर रेप के मामले में कोई महिला अपना मेडिकल नहीं कराती है तो उसको बताना होता है कोर्ट को कि वो क्यों नहीं मेडिकल कराना चाहती, हम इसको भी शक की निगाह से देखते हैं। और बड़ी सिंपल सी बात है साथियों, जब कोर्ट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे विश्वास नहीं करती है तो हम तो वकील हैं, तो हम कैसे विश्वास करेंगे। और जब आपका ट्रायल चलता है साथियों, तो उसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जहां पे आपके अधिवक्ता को, जहां पे आपके एडवोकेट को बोलने का हक दिया जाता है, जहां एक्यूज को बोलने का हक दिया जाता है, और आप किस तरह अपनी बात को कोर्ट को समझा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और क्योंकि मैंने ये देखा है, मेरे जो जूनियर हैं जो काम करते हैं, और जो मेरे लोग पूरे हिंदुस्तान में हाई कोर्ट में काम करते हैं या सेशन कोर्ट में काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, मेरी एक एक चीज पर उनकी नजर रहती है। हम लोग बहुत बारीकी से चार्जशीट पे काम करते हैं, विटनेसेस पे काम करते हैं, 161 के बयान पे काम करते हैं, 164 के बयान पे काम करते हैं, और कई बार जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट होता है हमारी टीम वहां भी जाती है। ये बिहार का जो मामला है जिसमें 12 साल की बच्ची ने जो पॉक्सो का मामला है, इसमें हमारी टीम वहां पे गई और वहां से फोटो खींच कर लाए, और हमने वो कोर्ट में फोटो रखी कि जनाब यहाँ तो वो छत पे जा ही नहीं सकते, तो रेप कहाँ से हो गया, कहाँ से बलात्कार हो गया। जब सरस्वती पूजा हो ही नहीं है तो वो 10 बजे कौन सी सरस्वती पूजा से आ रही थी। तो ये सब चीज़ कहाँ से निकल के आती है? ये निकल के आती है क्लाइंट से, ये निकल के आती है जो रिटर्न में स्टेटमेंट दी जाती है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं ट्रायल के दौरान, वो है आपके एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन
और बहुत ही मैं उन अधिवक्ताओं से कहना चाहता हूं, मैं उन वकीलों से कहना चाहता हूं कि प्लीज आप अपनी बात को बिल्कुल रॉबस्ट तरीके से रखें। अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप अपनी ऑब्जेक्शन रेज करें। क्रॉस एग्जामिनेशन जो होते हैं, या एग्जामिनेशन जो चीफ है, या री एग्जामिनेशन हैं, या विटनेसेस हैं, या प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं, कुछ भी है, इवन डॉक्यूमेंटेशन, सर्कमस्टेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, मटेरियल्स एविडेंस, इस पे आग ना बंद करें, क्योंकि जो 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 क्लाइंट है वो आप पे विश्वास करता है। आप उसकी बात को समझें और समझ के ही कोर्ट के सामने रखें। बेल, एंटिसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल, क्वेश्चन, इसका एक स्टेज होता है, इसका एक वक्त होता है अप्लाई करने का। और मैंने बहुत सारी देखी है वीडियोस, और बहुत सारे क्लाइंट से मिलता हूं, बात करते हैं, उनकी क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाती है, उनकी बेल रिजेक्ट हो जाती है, उनकी एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाती है। साथियों, जब मैं वो पिटीशन पढ़ता हूं तो मेरे होश उड़ जाते हैं। रटी रटाई पिटीशंस होती हैं, जिस बातों को उसमें रखना चाहिए उन बातों को उसमें रखते ही नहीं है, और इसलिए जजेस क्या करते हैं, फालतू की बकवास सुनते नहीं है और वो उस बेल को रिजेक्ट कर देते हैं। ये एक गंभीर मामला, और कभी भी आप मेरे से बात करना चाहते हैं या मेरी टीम से बात करनी है, देखिए मैं आपको बहुत क्लियर कट बता देता हूं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं चाहे वो एंटिसिपेटरी बेल हो, क्वेश्चन हो, और ट्रायल को रुकवाना हो, या रिकॉल ऑफ द विटनेसेस हो, सीआरपीसी 311 हो, सीआरपीसी 319 हो, सीआरपीसी 91 हो, सीआरपीसी 482 हो, आपकी चार्जशीट पे क्या एविडेंस है उस पर मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आपकी एफआईआर पे मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आपके क्रॉस करने के लिए क्या करना चाहिए उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इवन अगर आप चाहें तो मेरी टीम सब जगह अवेलेबल है, आपके केस को भी लड़ने के लिए वो आपकी मदद कर सकते हैं। आपको अपने वकीलों पर विश्वास करना चाहिए, और इस वीडियो को मैं यही विराम दे रहा हूं, और मैं आपसे बस प्रार्थना करता हूं कि आप लोग खुश रहें, अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए। देखिए, मैं अध्यक्ष हूं इंडियन ह्यूमन राइट काउंसिल, भारतीय मानवाधिकार परिषद का भी अध्यक्ष हूं, एक अधिवक्ता हूं, एक जर्नलिस्ट हूं, और उस नाते से मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको अपराध मुक्त बनाइए, उनके हर एक मूवमेंट पे ध्यान रखिए, बच्चों के साथ बैठिए, बच्चों के साथ बात कीजिए, बच्चों के साथ अच्छी बात कीजिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। मैं दावे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये बच्चे जरूर आपका नाम रोशन करेंगे। आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, आप मुझे एसएमएस छोड़ सकते हैं, और मेरा डायरेक्ट नंबर है 9873005424। ये नीचे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे भी लिख दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, 9873005424, ये मेरा नंबर है। और जब भी आप मुझसे मिलना चाहते हैं, आप एक हफ्ता पहले मुझसे अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि शेड्यूल इतना टाइट रहता है कि मैं बार बार मुलाकात नहीं कर पाता हूं। पर जब भी आपने कभी मिलना हो मेरे से, मैं दिल्ली में बैठता हूं या मैं कभी हिंदुस्तान में किसी भी हाई कोर्ट में हूं, तो वहाँ मैं मुलाकात कर सकता हूं, और आप अपने मामले को मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, और अगर ज़रूरी समझे तो आप केस भी मुझे हैंड ओवर कर सकते हैं, और ईश्वर ने चाहा तो उस केस पे बाहर निकलने के लिए मैं आपको रास्ता दिखा पाऊंगा। मैं इस वीडियो में ज़्यादा कोई सेक्शन वगैरह पे बात नहीं करता हूं, क्योंकि आम आदमी के लिए सेक्शन कोई वैल्यू नहीं रखते। आम आदमी को एक रेमेडी चाहिए होती है, आम आदमी को एक दवाई चाहिए होती है, आम आदमी को इस केस से निकलने का रास्ता चाहिए होता है। साथियों, आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू। जय हिंद, जय भारत।